हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 16, जहां पर हम लोग जो है सेकंड बुक का पॉलिटिकल साइंस का है, ये सेकंड बुक का फोर्थ चैप्टर कवर कर देंगे और इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसके बाद जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5, जहां पर कांग्रेस प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना होगा, कांग्रेस सिस्टम के बारे में, वो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो उसको हम पार्ट वाइज डिवाइस करेंगे, ठीक है। और चलिए बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक और चीज़ कि अगर आपके मिड टर्म या प्री बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत ही कम नंबर आ रखे हैं तो आप अभी भी जो है बोर्ड एग्जाम को अच्छे से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जा करके ये वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट चीज़ क्या कि डेली बेसिस पे आपकी जो है 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। आप कम्युनिटी वाले सेक्शन पे जाकर या फिर कम्युनिटी की जगह पर पोस्ट लिखा होगा, तो इस वाले पे जा करके आप डेली के 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए विद एक्सप्लेनेशन, आपको सही आंसर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि डे वाइज एमसीक्यू की सीरीज आपको दिख जाए, तो 1 2 3 4 डे वाइज अगर मिले तो आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की जो है प्लेलिस्ट आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। और ये है हमारा सुकून, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, आज हमारा डे है 16 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, वो क्या, पेन और कॉपी निकाल करके बैठिए। एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में स्कोर अपना बताना ना भूलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। एक्चुअली क्या है ना कि भारतीय संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है इनमें से, जहां पर बोला गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 51। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, तो ये उसी की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये 4 पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब बढ़ावा देना टाइप सा हो जाता है, और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का भी जो है ये अनुच्छेद 51 ही बोलता है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना, मतलब बीच का रास्ता निकाल करके या फिर किसी की सहायता से अपना जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। आर्टिकल नंबर मत भूलिएगा, आर्टिकल नंबर है 51। ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर 12th भी जब आपका CUET होगा तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है जी, इंडियन नेशनल आर्मी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन बेसिकली किसने करवाया था, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये यहाँ पर लिख भी रखा है, देख लीजिएगा, बिना प्रूफ हम कभी बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे प्लस विदेश मंत्री भी थे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ठीक है जी। तो ये दोनों ही थे, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए शुरुआत के समय में जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है भारत की विदेश नीति को बनाने का काम किया था। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जो ये विदेश नीति होती है इसका मतलब क्या होता है, विदेश नीति या फिर संबंध का मतलब क्या होता है इसका। अगर आप इसके वर्ड टू वर्ड जा करके इसका अर्थ निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, दैट इज वेरी करेक्टफुल ऑल्सो, बिकॉज विदेश का मतलब होता है कि बाहर देश, मतलब कि इंडिया से बाहर के जो भी देश होंगे उनको विदेश कहा जाएगा, ठीक है। अब उनके साथ भारत किस प्रकार के संबंध बनाएगा, उसकी जो नीति बनाएगा उसी को बोलते हैं हम विदेश नीति, ठीक है। हमारा क्या व्यवहार रहेगा उनके प्रति या हमारा क्या रवैया रहेगा, यही जो चीज़ें होती है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। और शुरुआत में नेहरू जी का प्रभाव कुछ ज़्यादा था इस चीज़ के अंदर, आप देख सकते हैं। और 1946 से लेकर के 64 तक जो है नेहरू जी जो है हमारे प्रधानमंत्री थे। अच्छा एक चीज़ और कि 1946 में तो संविधान सभा वगैरह सारी चीज़ें बन रही थी। हालांकि उसी टाइम पे डिसाइड हो चुका था कि जो प्रधानमंत्री होंगे पहले वो नेहरू जी ही बनने वाले। हालांकि को बहुत सारे जो लोग थे ना, वो आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पक्ष में थे कि वो जो है प्रधानमंत्री बने। बट उन्होंने उन्होंने पीछे हटना तय करा था, बिकॉज नेहरू जी थोड़ा सा वो हो गए थे, एडमेंट हो गए थे, अड़ गए थे, जिद्दी हो गए थे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पहला जो हमारा जनरल इलेक्शन है वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। मतलब क्या, 1947 से लेकर के 51 के जो बीच का पीरियड है ना, यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री था नहीं, वो अंतरिम प्रधानमंत्री था। अंतरिम का मतलब ही होता है कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक के लिए आप बस देश को संभाल लो। तो उसी तरीके से उस टाइम पर भी जो है नेहरू जी ही थे।
और जब पहला चुनाव हुआ तो जब जीत करके आई कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तब भी जो है नेहरू ही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी है, पढ़ लीजिएगा एक बार, बड़े ही ईजी पॉइंट्स हैं और यहाँ डाल भी रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जब से आपका शीत युद्ध वाला जब चैप्टर डिलीट हुआ है ना, तो यही आशंका जताई जाती है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो जी ये आपके सेकंड बुक का जो 4th चैप्टर, वहां से ये क्वेश्चन बनता है आपका। बोला जा रहा है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? बेसिकली ये बांडुंग सम्मेलन है क्या, जब शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है जी, जब शीत युद्ध चल रहा था, आपको पता होगा 2 देशों के बीच में ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, यूएसए और यूएसएसआर, जहाँ पर ये समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और ये पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। अब भारत जैसे बहुत सारे जो देश है ना, वो नए नए आज़ाद हो रहे थे और भारत जैसे जो देश है वो नहीं चाहते थे कि अभी अभी जो हम आज़ाद हुए ना, ये दोबारा से किसी का गुलाम बनना पड़ जाए हमें। इसीलिए उन लोगों ने क्या करा, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए जो ना बाध्य हो गए ये लोग। बेसिकली इन लोगों ने, जो नए नए जो देश आज़ाद हो रहे थे, उन लोगों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट प्लस निरपेक्षता, गुट का मतलब होता है आपका ग्रुप और निरपेक्षता का मतलब होता है ना मिलना, मतलब किसी भी ग्रुप में हमें नहीं मिलना है, हमें अपना अलग ही ग्रुप बना करके काम करना है। और जो गुटनिरपेक्षता का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जो चर्चा है, वो बेसिकली 1955 में बांडुंग सम्मेलन से स्टार्ट होती है। और ये बांडुंग बेसिकली इंडोनेशिया का एक शहर है, ये भी आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया का एक शहर है ये। तो ये 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं जी। और हाँ, इसी को जो है ना हम लोग ये भी बोलते हैं अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी। ठीक है, बांडुक सम्मेलन को ही जो हम अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी बोल रहे हैं, बिकॉज अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वहाँ से बहुत सारे देश जो है आज़ाद हो रहे थे और एशिया महाद्वीप से भी जो है बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे। इसी वजह से जो है इसको अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हुआ था? देखिए, पंचशील का मतलब ही क्या होता है कि आचरण के आचरण के 5 सिद्धांत। ठीक है जी, मतलब क्या कि 2 देश आपस में किस प्रकार का व्यवहार रखेंगे, उसके लिए 5 पॉइंट जो है इन लोगों ने डिसाइड कर रखे थे। तो ये कौन से देशों के बीच में हुआ था? ये बेसिकली हुआ था भारत और चीन के बीच में। आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था या कब साइन किया गया था भारत और चीन के बीच में? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 अप्रैल 1954। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई भारत की साइड से कौन था और चाइना यानी कि चीन की साइड से कौन था। भारत की साइड से तो जी ऑब्वियस सी बात है, 54 की बात हो रही है, तो मतलब नेहरू जी थे, क्योंकि 64 तक तो नेहरू जी है ना, 1964 तक तो नेहरू जी है, 64 के बाद जो है इंदिरा गांधी आएंगी। तो नेहरू जी जो है ये हो जाते हैं 1954 के। और चीन की साइड से कौन था, ये वहाँ के थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई याद आ रहा है कुछ? इसी बंदे ने क्या करा था, 1973 के अंदर आधुनिकरण के 4 प्रस्ताव भी रखे थे। और 4 प्रस्ताव कौन कौन से क्षेत्र में थे, आपको याद आ रहा है कुछ? ये आपका, एक मिनट, ये आपको याद आ रहा है 4 प्रस्ताव कौन कौन से क्षेत्र में थे? एक तो आपका था कृषि में, एक था आपका उद्योग के अंदर, और एक हो गया आपका, एक मिनट रुकिए, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, टेक्नोलॉजी वाला जो क्षेत्र होता है वो हो गया, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ सेना। ये 4 क्षेत्र थे जहाँ पर इन्होंने प्रस्ताव रखा था 1973 में। और 1978 याद आ रहा है, देंग शाओपिंग ने जो है ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि खुले द्वार की नीति जो है अपनाई थी। तो ये और ये दोनों अलग अलग नाम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को कब शरण दी थी? बेसिकली बात ये हो रही थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद जब 1954 में पंचशील सिद्धांत को जो है अपनाया गया, और ऐसा माना जा रहा था कि भारत और जो चीन है वो एक दूसरे की स्वायत्तता यानी कि सोवरानिटी यानी डिसीजन लेने की जो स्वतंत्रता है उसको रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1950 के अंदर जो है ना, चीन ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अंडर में ले लिया था। और शुरुआत के कुछ समय तक जो है भारत ने कभी भी कुछ इनके सामने मुंह नहीं खोला था। लेकिन हुआ ये चीज़ कि जब भारत को लगा कि भाई साहब तिब्बत को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हम ऐसे देश तो बन के नहीं रह सकते ना कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम कुछ बोले ना। तो इसी वजह से जो है भारत ने बोलना स्टार्ट करा। और कब बोला, ये 1959 में बोला, जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, राजनीतिक शरण दी थी भारत के अंदर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दलाई लामा कोई एक नाम नहीं है जी, ये नाम नहीं है, ये एक
पोस्ट है, बेसिकली बौद्ध धर्म के अंदर जो गुरु होते हैं ना, उनका ये पोस्ट है, और इस पोस्ट के अंदर कोई एक व्यक्ति बैठता है, तो इस बेसिकली उस व्यक्ति का नाम ना ही बोल करके हम सीधा बोल लेते हैं कि दलाई लामा, जो धार्मिक गुरु होते हैं ना बौद्ध धर्म से, तो उनसे रिलेटेड ये पद होता है, पोस्ट है, याद रखना। ये बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी था भाई कुछ समय पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी जल संधि संधि किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी है, आपने हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ा था जहाँ पर अच्छा बताइए, सिंधु नदी के पास कौन सा जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है मिला था, साइट मिला था, यानी स्थल मिला था, तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो था वो, ठीक है। और रवि नदी पर या फिर रावी नदी के ऊपर कौन सा मिला था, हड़प्पा मिला था, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी जो जल संधि है ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा इस चीज़ को। और एक और चीज़ लग रहा है मैंने, हाँ मेरे को लगा क्वेश्चन बना रखा है मैंने, बट यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाया है, याद रखिएगा। जो ये सिंधु नदी जल संधि है ये बेसिकली आपका 1960 में होता है, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, ये पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में होता है। हालांकि ये दोनों ही जो है आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मन है, एक तरफ से कट्टर दुश्मन है, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड बैंक की जो है सहायता लेनी पड़ती है इस संधि को करवाने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक आता है बीच में, और हम दोनों के बीच में सुलह मशवरा करा के और संधि करवा देता है। भारत की साइड से कौन थे? ऑब्वियस सी बात है नेहरू है, क्योंकि 1960 की बात की जा रही है, अभी तो नेहरू ही है। 64 में जाकर के नेहरू जी की मृत्यु होती है, और फिर 64 के बाद इंदिरा गांधी आते ही, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान से कौन था? ये था भाई साहब जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। तो आपको बस इनका नाम रट्टा मारना, और ये 1960 रट्टा मारना, और वर्ल्ड बैंक, बाकी सब आपको पता ही चलनी चाहिए कॉमन सेंस के थ्रू। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? आप लोगों को पता होगा कि भारत ने जो है 5 बार जो है युद्ध झेला हुआ है, 1947-48, और फिर उसके बाद 1960 62, 1962, फिर 1965, फिर 1971, और फिर 1998 और 99। ये 5 बार जो है भारत के साथ युद्ध हुए हैं, जिसमें कि ये सेकंड वाला जो है ये चाइना के साथ हुआ था और हम हार गए थे। बाकी जितने भी वो सब पाकिस्तान के साथ हुए, सब पाकिस्तान के साथ ही हुए हैं, ठीक है जी। और इन चारों ही युद्धों के अंदर जो है भारत जीत गया था पाकिस्तान से, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब एक चीज याद रखिएगा कि इसमें और इसमें जब युद्ध हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है, तो इन दोनों के बीचों में, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ना एक संधि होती है, ठीक है, दोनों ही युद्धों के अंदर, ठीक है। तो वही संधि के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो ताशकंद समझौता है ये बेसिकली 65 में युद्ध लड़ने के बाद 1966 के अंदर होता है। और एक होता है शिमला समझौता, वो बेसिकली 71 का युद्ध लड़ने के बाद 1972 में होता है, मतलब अगले अगले साल में होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पढ़ लीजिएगा एक बार के लिए, सारी चीज़ें लिख दी हैं। और बस अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।